So hello everyone, welcome to Eureka Tutorials, that is ज्ञान शुरुआत class. I hope you guys are fantastic. आप लोग बहुत बढ़िया हैं and you guys are like practicing a lot. आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनियर्स की. ऑलराइट, सो यू कैन सी सम क्वेश्चंस ओवर हियर. यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनियर्स. And yes, today's lecture is basically we are going to solve these kind of questions. So basically we are going to understand the concepts. हम लोग आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं, ट्रिक्स और टिप्स एज वी ऑलवेज अप्लाई. तो वो सारी चीजें भी आज के लेक्चर में वी विल डू. एंड डेफिनेटली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ यू प्रैक्टिस, these are going to be really helpful if you are appearing for medical or any examination related to biological sciences. So definitely helpful होंगे if you guys keep practicing. Alright, so let me read the first question. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, तो आज के जो क्वेश्चंस है these are from the unit molecular basis of inheritance. Okay, so molecular basis of inheritance से क्वेश्चंस निकाले गए हैं. काफी इंटरेस्टिंग है. अगर कॉन्सेप्ट्स आई रिपीट, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये स्कोरिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है. फटाफट आप लोग एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कर दोगे. ओके, सो लेट मी रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. सो इट्स लाइक इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर्स इज दिस मच. तो दे हैव गिवन दो कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर्स दे दिए गए. यहां पे सबसे पहले जो मेरा ध्यान जा रहा है वो क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पे जा रहा है. राइट, जो कि विच इज प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल. तो एक डीएनए डबल हेलिक्स, एक मैमेलियन सेल है, एक सेल है, उसमें डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. एंड दे आर सेइंग कि उधर नंबर ऑफ बेस पेयर्स इतना है. कितना है? 6.86 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स. If we recall the structure of the double helical structure of DNA, we know that there are base pairs. ये तो सिंपल है. कौन से साइंटिस्ट ने किया था, कौन से साल में किया था, कौन सा स्ट्रक्चर है, फेलियर क्यों हुआ पहले वाले स्ट्रक्चर्स का. तो रिपीटेड क्वेश्चंस, राइट. ओके ओके, एंड क्या दिया हुआ है और क्या चीज दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर्स. ये तो हमको पता है, कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वी नो दैट ऑलरेडी. नो, टर्न, पिच, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप. प्लीज रिकॉल द स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट डीएनए डबल हेलिकल structure, important. So they have given these things and we have to calculate the length of the DNA, and yeah, 4 options are given. Very simple question. Conceptual clarity, or I would say apply कीजिए common sense. So if I draw the double helical structure of DNA, कहानी क्या है, 2 स्ट्रैंड्स ऐसे जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, बेस पेयरिंग है, राइट. एंड इफ आई आस्क यू कि शुगर फॉस्फेट कहां आ रहा है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, बेसिस कहां आ रहे हैं, तो बताइए, रिकॉल कीजिए स्ट्रक्चर. तो बेस पेयरिंग की अगर बात हो रही है तो यहां पे अंदर इस तरीके से बेस पेयरिंग हो रही है. किस किस के बीच में हो रही है बेस पेयरिंग? एडिनिन and thymine, guanine and cytosine. No, base pairing. Important. How many bonds are there? If I talk of adenine and thymine, guanine और cytosine, कितने bond pairs होते हैं, कितने bonds आते हैं और कौन से bonds आते हैं? I keep repeating such questions because these are important, very important. All right. सो यहाँ पे अंदर जो है बेस पेयर्स इस तरीके से एडिनिन थाइमिन के साथ कर रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ कर रहा है, और कहानी जो है चलती जा रही है. और ये तो हमको पता ही है, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में भी दे दिया गया है कि कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर्स की अगर बात करें, लगातार जो बेस पेयर्स चल रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर्स. दिस इज गिवन. ओके, सो चलते जा रहे हैं बेस पेयर्स. तो और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स दे दिए हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, सारे दे दिए जितनी भी चल रही है. एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए. कितना सिंपल क्वेश्चन है ये.
कितना सिंपल है. यू विल डेफिनेटली डू योरसेल्फ. मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हिंट मैंने दे दिया आप लोगों को. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. सो पहला क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर. इन चारों में से जो है राइट आंसर क्या है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम द सेम यूनिट. ये तो उसी यूनिट के क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए से रिलेटेड है सारे. तो यहां पे क्या दे दिया गया है, लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन. दे आर सेइंग, कह रहे हैं वो भाई, कहानी क्या है कि एंजाइम बताइए, एंजाइम्स functions of different enzymes when we talk of translation, transcription, replication. Important, I repeat, important. तो यहां पे जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन चल रहा है. कहानी क्या है, द स्टोरी इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन एंड दैट्स ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. We have to tell, it's a very simple question again, we have to tell which enzyme is responsible for opening this particular helical structure. Please recall, फटाफट replication को imagine कीजिए. Imagination has to be there. अब आप लोग replication को imagine कर रहे हैं, तो क्या कहानी थी बताइए. If we talk of the DNA replication, what is the story? So there are, yes, 2 strands, 2 strand है, डबल हेलिकल की बात हो रही है. ओके, सो रेप्लिकेशन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेप्लिकेशन. सो एक स्ट्रैंड ये रहा और एक स्ट्रैंड ये रहा. ये बेसिकली ऐसे खुल गया है, राइट. हेलिकल जो गांठें बंधी हुई थी स्ट्रैंड्स के बीच में, वो खुल गई है. वो कौन सा एंजाइम है जो ये खोल रहा है गांठ को. क्या कर रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, जो रस्सी को जैसे बांध देते हैं और उसको खोलते हैं ना. इफ आई ओपन अ रोप, so there is an enzyme which is responsible for opening this particular double helical structure. And what happens next, this is a template DNA. I can say template or parental DNA, no. फिर उसके बाद में parental DNA और template DNA से we get two daughter cells, 2 copies of that parental DNA, daughter DNA strands we get. So that's the very basic if we talk of the replication process. And if I ask you which scientist basically who proved ki okay, this is the mechanism, this is like the DNA replication thing happens. So what is the enzyme? हेलिकेज तो नहीं है, हेलिकेज तो नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में अनवाइंडिंग कर रहा है, यहां पे तो वी आर टॉकिंग ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस. इफ आई आस्क यू विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द थिंग, व्हाट द स्ट्रैंड, if transcription is happening, not the replication process, right? So यहां पे एक कॉपी बनेगी इस तरीके से, यहां बन जाएगा एक, 2 स्ट्रैंड्स बनने वाले हैं. क्या क्या, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स. आई होप यू आर रिकॉलिंग. ओके, तो आगे बताओ, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आंसर मिल गया है. सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस of the enzymes which are involved in the processes like transcription, translation, replication. I repeat, important. So RNA polymerase का क्या काम है रेप्लिकेशन में? RNA polymerase का I guess there is no function, no? कोई काम है RNA polymerase का? आता है? DNA polymerase जहां पे पॉली आ गया,
क्रैकिंग द टर्मिनोलॉजी, पॉली मीन्स बहुत सारी कॉपी बनाना, पॉली जहां पे आ गया उसका मतलब नंबर ऑफ कॉपीज, तो जहां पे कॉपीज बनाने का काम आ गया, रेप्लीकेशन का काम आ गया, बनाते जाना है बनाते जाना है बनाते जाना है, सो वहां पे पॉलीमरेज आएगा। तो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए की कॉपीज बन रही है ना, डीएनए को बढ़ा रहा है, राइट। हेलिकेज, हेलिकेज इज द राइट आंसर। लाइगेज, जहां पे लाइगेज आ गया, द टर्मिनोलॉजी, लाइगेट का मतलब ही, लाइगेट का मतलब क्या होता है बताइए। ओके, सो लाइगेज इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द स्टॉप्स, बीच का दो अलग अलग है, अलग अलग है, उसको जो ज्वाइन करेगा वो लाइगेशन प्रोसेस ही लाइगेशन कहलाता है। एंड द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन लाइगेशन इज लाइगेज। क्रैकिंग द टर्मिनोलॉजी, वेरी 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 बेसिक्स, वेरी what easy, right? Right, now the third question is based on our favorite rule, and that is, कौन सा रूल है, चारगाफ्स रूल्स, राइट। इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पेशली फर्स्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 and 3 I would say, enzyme based questions and the questions which are based on the Chargaff's rules. So you have to do nothing, the question is pretty direct, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, which is related to the rules of our eminent scientist Chargaff's rules. So apply the formula, बताऊं यहाँ पे मैं आप लोगों को। So percentage of thymine is study for percentage and we have to calculate the percentage of cytosine. So apply this particular formula, A plus T plus G plus C equals 100, simple direct formula, apply, you will get the answer. I have given you the trick, I have told you the trick, simple direct formula, please remember. लगा दीजिए, ये आप निकाल देंगे अब, right, right. And next, the fourth and fifth questions, basically these are like the fourth one, the question is from IIT JAM Biotechnology examination. तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन को भी समझिएगा, देखिए क्या पूछ रहे, काफी इंटरेस्टिंग, very interesting questions are framed in, if we talk of the research based examinations like IIT JAM GATE examination, JRF examinations, तो logical and common sense based questionnaires, right? So यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक न्यूक्लियोसोम में वो कितनी होगी, एंड 4 ऑप्शंस आर देयर, ओके। तो if we recall the structure of a nucleosome, let me write some points, nucleosome, chromatosome, ये कैसे बनता है, कैसे बनता है, इनके साइजेस कितने हैं, क्वेश्चन मार्क। तो न्यूक्लियोसोम की अगर हम कहानी याद करें तो कहानी अच्छा हमको याद आ रही है कि हिस्टोन प्रोटीन्स है जो कि कौन सी अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, राइट। और हिस्टोन्स जो है, हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर, एंड यस डीएनए इज रैप्ड लाइक दिस, रैपिंग हो रही है डीएनए की। तो डीएनए प्लस हिस्टोन्स मिलके क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। सो इफ यू कैन इमेजिन द स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर हम बात करें, पेप्टाइड बॉन्ड्स का नाम आप याद कर रहे हैं,
रिकॉल कर रहे हैं? व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली? व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड इफ आई आस्क यू? कहां पे आता है? अमीनो एसिड्स। कैसे बनता है? रिकॉल द स्ट्रक्चर अगेन, रिकॉल द स्ट्रक्चर अगेन. सो व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली? तो अमीनो एसिड्स के बीच में बन रहा है, एंड अमीनो एसिड्स आर दी बेसिक यूनिट्स ऑफ अ प्रोटीन. तो जितनी प्रोटीन होगी उतने कितने क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटीन्स वुड बी इक्विवेलेंट टू दिस मच व्हाट? पेप्टाइड और अ पॉलीपेप्टाइड चेन. क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल. एंड देन इफ वी नो कि अच्छा भाई इतने प्रोटीन्स हैं यहां पे, किसमें? एक न्यूक्लियोसोम में, we can calculate the number of polypeptide chains. Simple question, again common sense based. So try to do yourself this particular question also. It's a very beautiful question. All right, and then the final one, the last one, this is again very interesting question. So यहाँ पे क्या दे दिया हुआ? ये दोनों जो क्वेश्चन है लास्ट के आईडी जैम एग्जामिनेशन के, ये बिल्कुल आई वुड से बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे. इफ द स्टूडेंट हैज यूज्ड हिज और हर कॉमन सेंस, ये फटाफट सेकंड्स में कर दिए होंगे. उसने टाइम ही नहीं लगा होगा इन क्वेश्चंस में. ऑल राइट, सो लेट मी रीड एंड yes you can do on your own. So यहाँ पे क्या दे दी है? जीन दे दी है, जीन दे दी है, क्रोमोसोम का एक नंबर दे दिया गया है, क्रोमोसोम 8. एंड वी हैव टू कैलकुलेट. भाई एक प्रोसेस हुआ जिसको कि क्या किया? जीनोम का सीक्वेंसिंग कर दिया. सो देयर आर मेथड्स, नो. if we discuss the, it's a very vast topic. if we start discussing about the sequencing and also काफी vast topic है ये, तो वो इतना नहीं जा रहे हम लोग डिटेल में. तो यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दे हैव गिवन कि 8 मेल्स है और 10 फीमेल्स है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलीज जो कि सीक्वेंसिंग के बाद हमको पता लगे उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में. ठीक है, तो कॉमन सेंस अगर हम लगाए डियर चिल्ड्रन, कॉमन सेंस लगाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी एलील्स चाहिए हमको, क्वेश्चन मार्क, एक जीन बनाने के लिए, हाउ मेनी एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाट इज द फंक्शन? बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हो. एक जीन में कितने एलील्स होते हैं? हाउ मेनी एलील्स आर देयर? हाउ मेनी एलील्स आर देयर? एंड दे हैव गिवन कि एक क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है जो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया नंबर. ओके, तो 8 मेल्स हैं, उनके क्रोमोसोम इतने हैं, एक जीन दे दिए. देखिए हिंट यहां से मिल गया, एक जीन दे दिए. तो अगर 8 मेल्स हैं तो कितनी हो जाएगी जीन्स? 10 फीमेल्स है, हाउ मेनी जीन्स? एंड द टोटल वुड बी, लगाइए कॉमन सेंस, कितना आएगा इसका आंसर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. लगा लिया आप लोगों ने कॉमन सेंस, आई एम प्रीटी श्योर अगेन, राइट. तो अगर हम लोग को पता लग जाए कि भाई 8 मेल्स और उनमें इतने जीन्स हैं कि देयर आर 8 मेल्स एंड दीज जीन्स आर देयर आर 10 फीमेल, 10 जीन्स है, एक ही जीन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे, तो टोटलिटी निकाल देंगे जीन्स की. एंड if we calculate the number of genes, we can easily predict the number of alleles. Pretty simple, right? All right, so please practice these questions. आप अब इनको खुद करेंगे, you will calculate, you will do it yourself. I'm sure अब आप लोग समझ चुके, because I have given you many hints, right? So please practice, be curious, and for more videos, for more lectures, we'll discuss more stuffs in the next lectures. So I hope you understood.
थैंक यू सो मच।